हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जो है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। इसकी अवेलेबिलिटी, लोकेशन, कैसे काम करता है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, लिमिटेशन, सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बट शुरू करने से पहले मैं इस कंसेप्ट को क्लियर कर दूं। हम जानते हैं कि लगभग 80% हिस्सा समुद्र है और हमने थर्मल एनर्जी कन्वर्जेशन के अंदर एक चीज जानी कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी सन है। अब ये जो ओशन है उसकी टॉप लेयर सन के कांटेक्ट में आती है और ये टॉप लेयर क्या हो जाती है, वार्म हो जाती होगी, हॉट हो जाती होगी, जबकि नीचे की लेयर क्या रहती हैं, उसकी ठंडी रहती हैं। जिस वजह से अब ये टेम्परेचर डिफरेंस यहां क्रिएट हो गया। अब ये मोशन वेव्स का इस डायरेक्शन में, सपोज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बट साथ ही साथ लेयर टू लेयर ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी स्टार्ट हो जाता है। अब कुछ ऐसा समझे कि वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर अगर हम टरबाइन इस्तेमाल करें तो इस केस में भी हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिस तरह हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करते हैं। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। साथ ही साथ कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। ओशन थर्मल के अंदर एक दूसरा प्रोसेस ये भी है कि नीचे वाली जो लेयर है, सबसे डाउन मोस्ट, जहां डीप ओशन की अगर हम बात करें तो वहां पर नीचे वाली लेयर मैग्मा के बहुत क्लोज होती है, तो वो बहुत ज्यादा हॉट होगी। इसके ऊपर वाली लेयर कोल्ड होगी। तो ये जो पर्टिकुलर वाटर यहां पर है जो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर है, इसको हम एज अ हीट एक्सचेंजर फ्लूइड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये दो प्रोसेस हो गए, जिसके अंदर अगर लेयर्स की बात करें तो टॉप लेयर हॉट, सबसे नीचे वाली लेयर हॉट और बीच वाली कोल्ड। तो ये सारी चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और यहां से इस थर्मल पावर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट मैकेनिज्म को स्टार्ट करके। तो शुरुआत करते हैं ओटीईसी। 70% हिस्सा जो हमारा अर्थ का है वो पानी से बना हुआ है, ओशियंस है। कह सकते हैं कि लार्जेस्ट सोलर कलेक्टर ये कहलाया जा सकता है। द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी स्टोर्ड एज हीट इन ओशन को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी को ही हम ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन बोलते हैं या ओटीईसी भी बोलते हैं। ये ऐसी जगह पर किया जाता है जहां डीप सी होता है, सो दैट वहां टेम्परेचर डिफरेंस हमें अच्छा मिल जाए। तो मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस अगर हमें 20 डिग्री सेल्सियस का मिल जाता है, ऐसी जगह पर हम इस काम को कर सकते हैं। ओटीईसी के साथ साथ हमें रिच न्यूट्रिएंट्स भी वहां पर मिल जाते हैं और साथ ही साथ किसी नई जगह पर अगर प्लांट लगेगा तो वहां पर लिविंग क्रिएचर्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, मैरीन लाइफ भी वहां पर स्टार्ट हो जाती है। कुछ बेसिक चीजें जान लें, जैसे इंडिया के अंदर लगभग 6000 किलोमीटर का जो है वो समुद्री तट है, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये इको फ्रेंडली एनर्जी कन्वर्जेशन सिस्टम है तो काफी फायदेमंद हो सकता है। सबसे पहले 1881 में फ्रेंच फिजिसिस्ट ने इसको बनाया। पहला प्लांट 40 किलोवाट का टेस्ट हुआ क्यूबा में 1930 में। पहला मॉडर्न ओटीईसी प्लांट हवाई यूएसए में बनाया जो 50 किलोवाट प्रोड्यूस करता था। इंडिया के अंदर भी 1 मेगावाट का प्लांट है लक्षद्वीप के अंदर। ओटीईसी प्लांट जापान के अंदर भी 100 किलोवाट का ऑपरेटेड है अभी, जो काम करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। अवेलेबिलिटी की बात करें तो हम फिर से कहते हैं कि 80% जो है वो समुद्र है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, जहां पर एनुअल फ्लक्स सन का 0.85 इंटू 10⁻18 किलोवाट आर इतनी एनर्जी है, जिससे हम 17 से लेकर 20 मेगाजूल पर मीटर स्क्वायर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं समुद्र से बाय द हेल्प ऑफ ओटीईसी। और ये भी हम जानते हैं कि इक्वेटोरियल एरिया पर ये टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो सकता है, तो यहां पर एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाती है। साथ ही साथ लैटिट्यूड और सीजन भी इफेक्ट करते हैं कि इसकी अवेलेबिलिटी कहां कहां पर किस किस समय पर है। यहां पर देखें तो जनवरी से लेकर फेब तक बीच अगस्त सीजन में सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी रहती है। और लैटिट्यूड की बात करें तो नियर द इक्वेटर ये हाईएस्ट है। जैसे जैसे इक्वेटर से दूर चले जाते हैं तो ये चीजें कम होती चली जाती हैं।
डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लोकेशंस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट प्लांट को बनाया गया। जैसे फ्लोटिंग प्लांट समुद्र के अंदर ही बनाया जाता है, उसी पर फ्लोट करता है। डीप सी के लगभग 10 से 15 किलोमीटर सी शोर के पास इसको बनाया जाता है। शिप्स के थ्रू वहां पर ले जाया जाता है, सारा सामान इंस्टॉल किया जाता है और लगभग उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर इसको हम स्थित रखते हैं। वहां पर किसी भी शिप्स का आना जाना प्रतिबंधित होता है। डिसएडवांटेज भी है इस चीज की, और साथ ही साथ अगर मैं कहें वहां पर जो सी लाइफ है, फिश है वहां पर, वो सारी चीजें मर सकती हैं, तो सी लाइफ को भी ये प्रॉब्लम करता है। अदर यूजफुल गैसेस जैसे हाइड्रोजन जैसी गैस भी इसमें निकल सकती है, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लैंड बेस्ड प्लांट के केस में ऐसी जगह पर जहां पर समुद्री तट तो है मगर वहां अभी जीवन ज्यादा नहीं है, वहां पर हम इसको बना लेते हैं और दूर से ही इस हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब सारे मोटर्स तो हमारे लैंड पर होते हैं मगर जो सिस्टम है वो हमारा समुद्र के अंदर। तो इस वजह से क्या है कि हमें लोकेशन के केस के अंदर कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सेल्फ माउंटेड वाले केस के अंदर ऐसी सी जहां पर अचानक से गहराई बढ़ जाए, शुरुआत में मान लीजिए कम गहरा है और उसके बाद अचानक से गहराई बढ़ जाए, ऐसी जगह पर जो प्लांट लगाए जाते हैं उसको हम सेल्फ माउंटेड प्लांट बोलते हैं, जिसके केस में हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है कि वो समुद्र के अंदर भी है मगर बहुत गहराई में हमें ले जाना भी नहीं है। इस टाइप के प्रोडक्शन में हाइड्रोजन, NH3 और ऑक्सीजन जैसी गैसेस भी निकलती है जिसको हम हार्नेस कर सकते हैं। ग्रेजिंग पावर प्लांट, इन पावर प्लांट्स को हम केवल शिप पे ही माउंट करते हैं, ना तो वो समुद्री तट पर है ना ही समुद्र के अंदर, हम उसे शिप में ही माउंट करते हैं। कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह पर इसको ले जा सकते हैं, जिस वजह से एक एफिशिएंसी इसकी हम इंक्रीज कर सकते हैं। मगर साथ ही साथ जब हम चेंज करें ओशन के एरिया को तो कहीं कहीं इकोनॉमिक मैनर में वो कम फायदेमंद होता है और पावर भी हमारी क्या होती जाएगी, वो भी फ्लक्चुएशन हमें मिलेगी। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर ऐसे ग्रेजिंग पावर प्लांट को लगाया जाता है। वर्किंग प्रिंसिपल तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सोलर एनर्जी जो ट्रैप हो जाती है ओशन के अंदर उसको इस्तेमाल किया जाता है। लगभग टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। और एक कंक्लूजन भी हम यहां से बना सकते हैं कि जो सरफेस लेयर है उसकी वो सोर्स की तरह काम करेगी, क्योंकि वहां पानी गर्म होगा, और जो लोअर वाली लेयर है वो कोल्ड लेयर जो सिंक की तरह काम करेगी। अब ये मोशन शुरू हो जाएगा और हम रोटर्स के जरिए वहां से पानी जनरेट कर सकते हैं। सोलर रेडिएशन एब्जॉर्प्शन का जो कंसेप्ट है वो हम रेडिएशन एब्जॉर्प्शन लॉ, जिसको हम लैम्बर्ट्स लॉ के नाम से जानते हैं, इससे कैलकुलेट किया जाता है। ये एक ऐसे टाइप का प्लांट दिखाया है जिसके अंदर दो अलग अलग लेयर दिखाई गई हैं। ओशन डेप्थ पर एक TB लेवल पर है, एक अपर लेयर जो TS लेवल पर टेम्परेचर पर है। किस तरीके से हीट एक्सचेंजर वहां से पानी का फ्लो चल रहा है, विदाउट पंपिंग एक्शन यहां पर चल रहा है। ऑब्वियसली टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा वो ऊपर की तरफ आएगा, कम होते ही वो नीचे चला जाएगा। तो यहां से इस पानी को ऊपर फेच किया गया बाय नॉर्मल प्रोसेस और बाय पंपिंग एक्शंस। उसको हमने वर्किंग फ्लूइड के केस के अंदर यहां पर रखा, सो दैट इस पानी की वजह से ये वर्किंग फ्लूइड क्या हो जाए, वो गर्म हो जाए, इवेपोरेट हो जाए। इवेपोरेट होने की वजह से ये टरबाइन हमारी स्टार्ट हो जाए। अब दोबारा से इस वर्किंग फ्लूइड को हमने कंडेंस कर लिया और जो पानी यहां से कंडेंस के लिए आया उसको हमने अब की बार ठंडा पानी नीचे से ले लिया। मतलब दोनों ही काम, गर्म पानी जब इवेपोरेट करना है तो गर्म पानी हमने ले लिया, और जब हमें ठंडा करना है तो हमने ठंडा पानी यहां से ऊपर ले लिया। तो ये कुछ इस टाइप का प्रोसेस है। अलग अलग टाइप के ये प्लांट्स होते हैं, जैसे ओपन साइकिल जिसको क्लॉट साइकिल के नाम से भी जानते हैं, क्लोज जिसको एंडरसन साइकिल के नाम से जानते हैं, और हाइब्रिड साइकिल प्लांट्स भी होते हैं। ओपन साइकिल जिसके अंदर इनपुट तो है मगर कोई फीडबैक नहीं है, वहां कंडेंसर करके उस पानी को दोबारा से हम नीचे नहीं ले जा रहे, मतलब यहाँ ओपन साइकिल सिस्टम है, यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट वर्किंग फ्लूइड भी नहीं होता है। जिस तरह मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ पर दो तरीके के फ्लूइड हैं, जैसे यहाँ एक तो वाटर
और दूसरा यहाँ रोटेट करने वाला, टरबाइन को जनरेट करने वाला एक फ्लूइड। इस ओपन सिस्टम के अंदर सिंपल एक सीधा सीधा फ्लो है। सीधे सीधे फ्लो के अंदर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से हमने वार्म वाटर लिया, उसको इवेपोरेट करने के लिए दूसरा फ्लूइड का इस्तेमाल किया, उसको हमने टर्बो जनरेटर को रोटेट करने के लिए इस्तेमाल किया, फिर कंडेंस किया और छोड़ दिया इसी तरह। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम हो गया ओपन टाइप का या क्लॉट टाइप का। क्लोज के अंदर आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि दोबारा उसको इस्तेमाल किया। सपोज इवेपोरेट करने के लिए हमने पहले डीप ओशन से पानी लिया, उसके बाद हमने टरबाइन को रोटेट कराया दूसरे फ्लूइड से, कंडेंस करने के लिए भी हमने कोल्ड वाटर लेयर से पानी लिया और दोबारा से उसको वहीं पर भेज दिया। तो जो पानी ठंडा हो गया उसको लोअर डिवीजन पर पहुंचा दिया और जो पानी गर्म हो गया उसको हायर डिवीजन पर रखा। तो कुछ इस तरह से ये पूरे वर्किंग चलती रहेगी, जिस डायग्राम से इस चीज को आप बेहतर समझ सकते हैं। हाइब्रिड साइकिल के अंदर क्या किया, यहां पर हीटिंग के लिए साथ साथ यहां पर हीटिंग एलिमेंट भी इस्तेमाल किया, जिससे क्या होगा, हमारी जो पावर है वो कांस्टेंट फ्लो करेगी, एक कांस्टेंट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकेगी। सो इस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जिसके अंदर इवेपोरेटेड वाटर के साथ साथ हमने हीटिंग फिलामेंट भी इस्तेमाल किया है। बाकी सारा प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है। तो इसको कहा हमने हाइब्रिड साइकिल। खत्म करते हैं इस टॉपिक को, एडवांटेजेस जान लेते हैं। रिलेटिवली क्लीन, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, स्टेडी पावर मिलेगा, हमें हमेशा मिलता रहेगा, दिन में रात में किसी भी टाइम, इसका कोई मतलब नहीं है। बाय प्रोडक्ट भी होते हैं, वो काफ़ी यूजफुल होते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नियर OTEC पावर प्लांट अवेलेबल हो जाती हैं, जैसे फिशरीज, मेरीन लाइफ नई नई स्टार्ट हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी बड़ा काम आता है। लिमिटेशंस की अगर बात करें तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा, लो प्रेशर, बहुत बड़े साइज के हमें ब्लेड्स का, टरबाइन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, जिससे कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। वर्किंग फ्लूइड इस केस के अंदर एक्सपेंसिव आता है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस तो बहुत कम है, तो हमें एक्सपेंसिव फ्लूइड्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। क्योंकि समुद्र में है तो करोजन का खतरा, मतलब फिर से कॉस्ट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कॉस्ट निकल कर यहाँ से आती है वो काफ़ी हाई रहती है, मगर रिन्यूएबल है। डैमेज कर सकता है इकोसिस्टम को, जैसा मैंने बताया, वहाँ की फिश लाइफ को पूरा खत्म कर सकता है। फ्लोटिंग प्लांट को बनाना बड़ा ही टिपिकल रहता है। इंटरमीडिएट केमिकल लीकेजेस भी वहाँ पर होती हैं। एप्लीकेशन के केस के अंदर डीसैलिनेटेड वाटर का इस्तेमाल यहाँ पर जो फेच होता है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए। केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाए जाते हैं। डीप वाटर में से पंप करने के भी काम लाया जाता है। इस पर्टिकुलर एनर्जी को हाइड्रोजन प्रोडक्शन के काम आता है, न्यूट्रिएंट्स को निकालने के लिए काम आता है। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं नीचे से ऊपर आते हैं, तो ऊपर की लेयर वाले जो मछली हैं, ऑयस्टर्स हैं, उनको फीड करने के लिए भी काम आता है। फिश लाइफ भी बढ़ जाती है कहीं कहीं, जहां पर वो ज्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रही। तो एक तरीके से एडवांटेजेस भी हो गए, डिसएडवांटेजेस भी हो गए। फ्रेश वाटर भी निकालने के समुद्र से काम आता है, साथ ही साथ एक्वाकल्चर और मैरीकल्चर में भी इस्तेमाल होता है। सो दिस इज ऑल OTEC एंड नेक्स्ट 2 लेक्चर हमारे बचे हैं, वेव्स एंड टाइड्स।